हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड रूरल सोशियोलॉजी सेक्शन ए। इसमें जो हमारा प्रश्न था वो है लघु परंपरा और बृहत परंपरा, अर्थात उसी से रिलेटेड यह है स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण कि जब लघु परंपराएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, कि जब लघु परंपराएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं और बृहत रूप धारण कर लेती है तो वो सार्वभौमिकरण है। सार्वभौमिकरण मतलब सर्वव्यापक, सभी जगह, जिसका क्षेत्र विस्तृत हो, खुला हुआ हो और जिसका संबंध साहित्य से हो, धर्म ग्रंथों से लिखित हो, वो हमारे लिए है सार्वभौमिकरण कहलाता है। लेकिन सार्वभौमिकरण के विपरीत एक विचारधारा और है, वो है स्थानीयकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लुरलाइजेशन। हिंदी में जब बात करते हैं प्लुरलाइजेशन का, स्थानीयकरण का मतलब होता है देहातीकरण या ग्रामीण अथवा छोटा अथवा संकीर्ण विचारधारा, कि जब लघु परंपरा नीचे से ऊपर की ओर चलती है और एक बृहत रूप धारण कर लेती है, सार्वभौमिक कहलाती है। लेकिन जब सार्वभौमिकरण का विस्तृत रूप ऊपर से नीचे को गतिमान होता है और एक विस्तृत क्षेत्र से फैल करके छोटे रूप में धारण कर लेता है, छोटा होता जाता है, अर्थात जब बृहत परंपराएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और अपना सुकरण आरंभ कर देती हैं और उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है, तो वो कहलाती है स्थानीयकरण। तो ये दोनों विचारधाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लघु परंपराएं हैं, इन्हीं का एक विस्तृत रूप लघु परंपराओं का ही सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण है। अर्थात सार्वभौमिकरण क्या है, परिभाषित कीजिए। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण के अंतर्गत अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनका भी संबंध हमारे लघु परंपरा और बृहत परंपराओं से है। इसका जो उल्लेख किया है मिल्टन सिंगर ने किया है और बाद में रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी इनका जिक्र किया है। हालांकि देहातीकरण का जो उल्लेख किया है मॉरिस ऑपलर को जाता है। देहातीकरण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो है मॉरिस ऑपलर कि देहातीकरण क्या है, संकीर्ण अर्थात एक विचारधारा, एक ग्रामीण विचारधारा, एक छोटी विचारधारा, हमारा स्थान, अर्थात देहातीकरण ग्रामीण क्षेत्र से, संकीर्ण भावना से है। जब कोई विचारधारा किसी स्थानीय स्तर की देवी देवता या तीर्थ द्वार से संबंधित होती है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, स्थानीयकरण, अर्थात उसका प्रभाव क्षेत्र सीमित है, इसलिए एक स्थान विशेष से कम क्षेत्र होने के कारण उसको स्थानीयकरण की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब ही लघु परंपराएं बृहत परंपरा का रूप धारण कर लेती हैं और बृहत रूप तो सार्वभौमिक हो जाती है। सार्वभौमिक में जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो देवी देवताओं का जिक्र होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अर्थात इसका लिखित प्रमाण होता है और लिखित रूप में वो हस्तांतरित होती है, इसलिए वो सार्वभौमिक बन जाती है। छोटी चीज है जब ऊपर की ओर गति करती है और विस्तृत रूप धारण कर लेती है और बृहत परंपरा बन जाती है तो बृहत परंपरा ही सार्वभौमिकरण हो जाती है। और जब सार्वभौमिकरण का संकुचित होकर के एक क्षेत्र सीमित हो जाती है, अर्थात बृहत परंपराएं ऊपर से नीचे को चलती है तो वो लघु परंपरा बन जाती है। ये लघु परंपरा ही हमारे लिए स्थानीयकरण हो जाती है और इनका संबंध किसी क्षेत्रीय देवी देवता तीर्थ द्वार से होता है, जिनका संबंध किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं होता, बल्कि एक मौखिक ही हस्तांतरित होती है। ये परंपरावादी है। तो बात करते हैं हम कि स्थानीयकरण क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि स्थानीयकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लुरलाइजेशन। स्थानीयकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कि प्लुरलाइजेशन, जिसका अर्थ होता है देहातीकरण या ग्रामीण, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से रखने वाला, देहात से अनपढ़ परंपरावादी लोगों से संबंध रखने वाले भी रीति रिवाज तीर्थ द्वार हमारे लिए स्थानीयकरण, जिनका प्रभाव किसी स्थान विशेषता के होते हैं। अधिकांश देखे देता है कि कुछ क्षेत्रों में देवी देवताओं के मेले लगते हैं तो वो उनका राष्ट्रीय स्तर से संबंध कोई नहीं होता, बल्कि ये एक स्थान विशेष से ही जहाँ के लोग बच्चे के द्वारा इनका कोई प्रोग्राम कर लिया जाता है, उनका कोई लिखित साहित्य नहीं होता, तो वो हमारे लिए स्थानीयकरण के अंतर्गत आते हैं। तो स्थानीयकरण का मतलब होता है स्थान या छोटा, स्थान छोटा या संकीर्ण अथवा देहाती या ग्रामीण से। स्थानीयकरण को प्लुरलाइजेशन कहते हैं या प्लुरलाइजेशन अर्थात देहातीकरण, संकीर्ण, ग्रामीण आदि से है। जब कोई विचारधारा स्थानीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण होती है तो वह संकीर्ण देहाती स्थानीयकरण कहलाता है।
स्थानीयकरण ये लघु परंपरा या देवी देवताओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन स्थानीयकरण के अंतर्गत बृहत परंपरा का उल्लेख ऊपर से नीचे को होता है। जैसे कि ऑपलर ने स्थानीयकरण को मैरिस ऑपलर ने मॉरिस ऑपलर ने सर्वप्रथम स्थानीयकरण का उल्लेख किया। इसके बाद मिल्टन सेंगर ने इसका विस्तृत व्याख्या की और स्थानीयकरण कोई क्षेत्रीय देवी देवताओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन स्थानीयकरण में बृहत परंपराएं स्थानीयकरण में बृहत परंपराएं ऊपर से नीचे को चलती है, ऊपर से नीचे को चलती है। क्या होता है कि स्थानीयकरण में लघु परंपराएं कोई क्षेत्रीय देवी देवता तीर्थद्वार आदि ऊपर से नीचे की ओर चलती है, लेकिन ये स्थानीयकरण की जो परंपराएं होती है किसी धर्म ग्रंथ से संबंध नहीं होता और ना ही वो लिखित होती है, इसलिए वो मौखिक ही हस्तांतरित होती रहती है। स्थानीयकरण के अंतर्गत जो प्रभाव होता है एक क्षेत्र विशेष तक होता है, सीमित होता है, विस्तृत नहीं होता। यह अधिकांशतः परंपराएं देवी देवता द्वारा ग्रामीण क्षेत्र, अशिक्षित समाज, कृषक समाजों के अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन इसके जो विपरीत और विचारधारा है वो है सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण सर्वव्यापक, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह, सभी स्थानों पर सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन, इसका भी जो सर्वप्रथम मिल्टन सेंगर ने किया था। मिल्टन सेंगर ने सर्वप्रथम सार्वभौमिकरण शब्द का उल्लेख किया था। जब लघु परंपराएं नीचे से ऊपर की ओर चलती है और अपना विस्तृत रूप धारण कर लेती है तो वो ही सार्वभौमिकरण सर्वव्यापक हो जाती है, अर्थात इनका प्रभाव अधिक होता है, विस्तृत क्षेत्र में होती है, इसलिए वो सार्वभौमिक कहलाती है। तो जब लघु परंपराएं जब लघु परंपराएं नीचे से
ऊपर की ओर गति करती हैं और अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है, तो वह हो जाती है, सार्वभौमिकरण हो जाती है। सार्वभौमिकरण में लघु परंपराएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती हैं, तो वो बृहत परंपरा बन जाती है। बृहत परंपरा ही हमारे लिए सार्वभौमिकरण है। लेकिन सार्वभौमिकरण में जो परंपराएं, जो देवी देवता जो देश द्वार है, वो विस्तृत क्षेत्र में हो जाती है, सभी लोग उनका मान्यता करते हैं और इनका लिखित रूप और बन जाता है। इनका संबंध किसी धर्म ग्रंथ से होता है, इसलिए वो मुख्य हस्तांतरित होती है। अच्छा, दूसरी है कि सार्वभौमिकरण में शिक्षित, औद्योगिक, नगरीय, जटिल, आधुनिक समाजों के अंतर्गत प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। दोनों की विचारधारा सेम, दोनों की विचारधारा से जब हम इस चित्र को माध्यम से इसको स्पष्ट करते हैं, चित्र के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करते हैं, तो ये रहा हमारा चित्र। इसमें है लघु परंपरा, बृहत परंपरा। यह है सार्वभौमिकरण। अर्थात सार्वभौमिकरण और यह है हमारा स्थानीयकरण। इसमें बृहत परंपराएं, ऊपर से तो ये तो रहा स्थानीयकरण। और ये रहा सार्वभौमिकरण। इस प्रकार से गति करते हैं। सार्वभौमिकरण में लघु परंपराएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, बृहत रूप बन जाती है, बृहत परंपरा बन जाती है, वो सार्वभौमिकरण कहलाती है। स्थानीयकरण में बृहत परंपरा ऊपर से नीचे की ओर चलती है, नीचे की ओर गति ना करके सुकड़ती हैं, अपना क्षेत्र सीमित कर लेती हैं और लघु परंपराओं बन जाते हैं, वो हमारे लिए स्थानीयकरण कहलाती है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो है कि लघु परंपरा और बृहत परंपराओं के साथ साथ स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण में अंतर। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण में अंतर। यह नंबर 1 है कि सार्वभौमिकरण में लघु परंपराएं ऊपर की ओर चलती हैं। लघु परंपराएं ऊपर की ओर,
जबकि स्थानीयकरण में बृहत परंपराएं निश्चित सार्वत्रिकरण का स्थान विस्तृत होता है, क्षेत्र विशाल होता है, क्षेत्र संकुचित होता है अथवा संकीर्ण होता है, क्षेत्र संपूर्ण अथवा संकुचित होता है। अगला जो डिफरेंस है वो सार्वभौमिकरण के अंतर्गत तो जो परंपराएं जो रीति रिवाज उनका संबंध धर्म ग्रंथ से होता है। सार्वभौमिकरण में जो परंपराएं होती हैं, जो रीतियां होती हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो विचार होते हैं, जो मनोवृत्ति होती है, उनका प्रभाव किसी धर्म ग्रंथ से होता है। धर्म प्रभाव धर्म ग्रंथ संबंध धर्म ग्रंथ से संबंध स्थान तक सीमित। ये लिखित होते हैं, अलिखित होते हैं। अलिखित होते हैं औद्योगिक उद्योग जटिल आधुनिक समाज ग्रामीण देहाती संकीर्ण प्राचीन आदिम सरल समाज अर्थात इनका संबंध सार्वभौमिकरण का संबंध औद्योगिकरण, नगरीकरण, जटिल समाज, आधुनिक समाज, नवीन समाजों से है। जबकि स्थानीयकरण का संबंध देहाती, ग्रामीण, छोटे, आदिम, सरल, प्राचीन, परंपरागत कृषक समाजों से है। सार्वभौमिकरण में जिस देवी देवता परंपरा को प्रभाव देते हैं उनका प्रभाव भी अधिक होता है। सभी लोग थोड़ा बहुत अधिक मात्रा में मान सम्मान अधिक देते हैं, जबकि स्थानीयकरण में एक क्षेत्र के लोग ही अपनी देवी देवता परंपराओं को स्वीकृत करते हैं, व्यापक रूप से नहीं होता। स्थानीयकरण में जो भी देवी देवता जो प्रभाव होता है एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है, इसलिए वे अलिखित होती हैं, मौखिक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। जबकि सार्वभौमिकरण में जो परंपराएं, रीति, धर्म ग्रंथ के हस्तांतरण होता है तो वो लिखित होती हैं, जो औद्योगिक समाज में अधिक देखने को मिलती है। तो ये रहा हमारा स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण में अंतर, और स्थानीयकरण क्या है, सार्वभौमिकरण क्या है, इनका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। इस प्रकार की विचारधारा इस वीडियो के अंतर्गत